मैं संजीव कुमार सिंह समर वैकेशन के पश्चात कक्षा 11 के सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, भौतिक विज्ञान भाग 2 के पहले चैप्टर प्रत्यास्थता का अध्ययन हम सभी कर चुके हैं। आज हम सभी भौतिक विज्ञान भाग 2 के दूसरे चैप्टर फ्लूइड प्रेशर का अध्ययन करेंगे। फ्लूइड प्रेशर अर्थात तरल दाब। सबसे पहले बात करते हैं तरल क्या होते हैं। तरल वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी निश्चित आकृति नहीं होती, अपने आकार परिवर्तन का विरोध नहीं करते, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। दाब क्या होता है? दाब पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब P बराबर F/A। P बराबर F/A तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन बल का मात्रक हो गया और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के कुछ अन्य मात्रक बात करते हैं। पास्कल, वायुमंडल दाब, बार, टॉर भी होते हैं। इनमें कुछ संबंध दिया हुआ है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। एक वायुमंडल दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। एक बार 10⁵ पास्कल। एक टॉर 133 पास्कल। इस प्रकार ये दाब के अन्य मात्रक हैं। ऐसा ही पद्धति में हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं तरल दाब के लिए व्यंजक। तरल पदार्थ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर, तली पर, द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब आरोपित करते हैं, जिसे हम तरल दाब कहते हैं। इसके लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। माना एक बर्तन में D घनत्व का द्रव भरा है, जिसके स्वतंत्र या मुक्त पृष्ठ से H गहराई पर एक बिंदु O है, जहां तरल दाब की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर A क्षेत्रफल के क्षैतिज वृत्त की कल्पना करते हैं। द्रव के अंदर बिंदु O पर क्षैतिज वृत्त की कल्पना करते हैं। इस वृत्त पर H ऊंचाई के बेलनाकार द्रव स्तंभ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन A × H, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होगा। जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया गया है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में द्रव भरा है। स्वतंत्र तल से H गहराई पर एक बिंदु O है। स्वतंत्र तल से H गहराई पर एक बिंदु O है, जहां हमें द्रव दाब की गणना करनी है। O के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्त जिसका क्षेत्रफल A है, इस पर H ऊंचाई के बने बेलनाकार द्रव स्तंभ की कल्पना करते हैं। इस बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन जो होगा वो ही इस बेलनाकार
बेलनाकार द्रव स्तंभ में भरे द्रव का आयतन होगा, अतः A इंटू H द्रव का आयतन होगा। बेलनाकार द्रव स्तंभ में भरे द्रव का द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व, अतः A इंटू H इंटू D, जहाँ D डेंसिटी घनत्व है। इसी तरह से बेलनाकार द्रव स्तंभ में द्रव का भार A इंटू H इंटू D इंटू G, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीयमान। अतः तरल दाब बल बटे क्षेत्रफल हम जानते हैं, बल जो द्रव स्तंभ का भार है वही बल का कार्य करेगा, अतः P बराबर A इंटू H इंटू D इंटू G बटे A। A से A कैंसिल हो जाएगा और ये द्रव दाब का सूत्र आ जाएगा P बराबर HdG। अब एक चीज और यहाँ पर देखनी है, बिंदु O पर ये द्रव दाब के लिए सूत्र है, परंतु वायुमंडलीय दाब प्रत्येक स्थान पर है, अतः यह वायुमंडलीय दाब अतिरिक्त होगा। बिंदु A पर तरल दाब के अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब भी पड़ता है, अतः कुल दाब काय के बराबर हो जाएगा बिंदुओं पर वायुमंडलीय दाब प्लस तरल दाब। वायुमंडलीय दाब अर्थात पास्कल, वायुमंडलीय दाब को हम PA से प्रस्तुत करें तो HdG प्लस PA वायुमंडलीय दाब। ये इस तरह से ये कुल दाब बिंदु O पर द्रव के अंदर H गहराई पर स्थित बिंदु O पर जो कुल दाब होगा वो HdG प्लस PA। एक बात आती है गेज दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को गेज दाब कहते हैं, अतः गेज दाब का फार्मूला हो जाएगा कुल दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। तो गेज दाब बराबर HdG प्लस PA माइनस PA, तो गेज दाब बराबर HdG। जो गेज दाब होता है वो केवल HdG, जो केवल तरल जो दाब द्रव के कारण पड़ता है वही गेज दाब भी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव दाब के नियम। सबसे पहला नियम है, द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव के अंदर स्वतंत्र तल से H गहराई पर जितने भी बिंदु होंगे, क्षैतिज तल में जितने भी बिंदु होंगे सभी पर दाब समान पड़ता है। दूसरा नियम है, किसी द्रव में डूबे हुए पिंड के पृष्ठ के अभिलंबवत दाब कार्य करता है। हमेशा कोई पिंड अगर द्रव में डूबा है तो उस पिंड पर जो द्रव दाब कार्य करेगा वो पिंड के पृष्ठ के अभिलंबवत कार्य करेगा। इसी तरह से ये तीसरा नियम है, द्रव दाब का तीसरा नियम है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव की जितनी अधिक गहराई होगी द्रव दाब उतना ही अधिक कार्य करेगा। इसी तरह से जो है चौथा नियम है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। पांचवा नियम है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ये द्रव दाब के 5 नियम हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक पास्कल ने एक नियम दिया था जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। पास्कल का नियम, वैज्ञानिक पास्कल ने द्रव दाब से संबंधित एक नियम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और दैनिक जीवन में भी इसके बहुत अनुप्रयोग हैं। और इस नियम के अनुसार किसी बर्तन में रखे द्रव की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब द्रव के द्वारा
सभी दिशाओं में समान रूप से संचित कर दिया जाता है, अर्थात बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है। ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें प्रायोगिक सत्यापन यहाँ हम समझा रहे हैं, जैसे ये कोई बंद बर्तन है, इस बंद बर्तन में कुछ टोंटियां लगी हैं, ये 4 टोंटियां दर्शाई गई हैं, A B C D, और इन सब में चलनशील पिस्टन लगे हैं, अर्थात अंदर से दाब पड़ेगा तो पिस्टन बाहर आएगा। इस पिस्टन A का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है A1, A2, A3, A4 क्षेत्रफल है। यहाँ F1 दाब आरोपित होता है, F1 बल लगाते हैं तो सभी दिशाओं में दाब आरोपित होगा, अतः अन्य तीनों पिस्टनों पर भी, यदि एक पिस्टन पर बल लगाएं तो अन्य तीनों पिस्टनों पर भी बल लगेगा। मान लो यहाँ A पिस्टन पर F1 बल लगाया तो A2 पर F2, A3 पर F3, A2 पर F2 बल पहुंच रहा है। अतः पिस्टन A पर दाब F1 बटे A1, F1 बटे A। इस दाब के कारण शेष 3 पिस्टन बाहर की ओर गति करते हैं। इन पिस्टनों को रोकने के लिए क्रमशः F2, F3, F4 बल आरोपित लगाने पड़ते हैं। जब इन पिस्टनों पर दाब F2 बटे A2 बराबर F1 बटे A1 बराबर F4 बटे A4। यदि F1, F2, F3, F4 समान हो तो ये F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2 बराबर F3 बटे A3 बराबर F4 बटे A4। स्पष्ट है, पिस्टन A, B, C, D पर उतना ही दाब आरोपित होता है जितना पिस्टन A द्वारा इन पर आरोपित होता है। यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम की उत्पत्ति में हमने मान लिया एक A क्षेत्रफल का बेलन है जो किसी द्रव में पूर्णतः डूबकर तैर रहा है तथा संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में इसके दोनों समतल पृष्ठों पर समान बल F1 व F2 कार्य करेंगे। क्योंकि F1 और F2 बराबर होंगे तभी बेलन साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था में होगा। इस दशा में F1 बराबर P1 A1, F2 बराबर P2 A2। संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2 तो P1 A बराबर P2 A। क्षेत्रफल समान है, A1 A2 दोनों ही A हैं, तो ये P1 बराबर P2। यही पास्कल का नियम है, अर्थात दाब समान रूप से सभी दिशाओं में आरोपित होता है। इसके बाद बात करते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उपकरण। द्रव चालित लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट में एक कम क्षेत्रफल का बेलनाकार सिलेंडर होता है तथा दूसरा अधिक क्षेत्रफल का बेलनाकार सिलेंडर होता है।
इन दोनों में चलनशील पिस्टन लगी रहती हैं। छोटे क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर बल आरोपित करते हैं। दोनों सिलेंडर एक नली द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें द्रव भरा रहता है। जैसे ही हम A1 क्षेत्रफल के छोटे पिस्टन पर F1 बल लगाते हैं तो द्रव पर दाब P1 आरोपित होता है। पास्कल के नियम से यही दाब दूसरे बड़े सिलेंडर के पिस्टन P2 पर आरोपित होगा तथा बल F2 आरोपित करेगा जिस पिस्टन का क्षेत्रफल A2 है। अर्थात स्पष्ट है P1 बराबर F1 बटे A1, P2 बराबर F2 बटे A2, परंतु पास्कल के नियम से P1 बराबर P2 होना चाहिए, F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2, अतः F2 बराबर F1 A2 बटे A1। इस सूत्र से स्पष्ट है A2 का मान अधिक है, A1 का मान कम है, अतः इस ब्रैकेट की राशि का मान 1 से अधिक आएगा, जिसकी गुणा F1 से करेंगे तो F2 का मान प्राप्त होगा। सदैव F2 का मान F1 से अधिक होगा, अतः द्रव चालित लिफ्ट द्वारा थोड़ा बल लगाकर हम अधिक बल से कार्य प्राप्त कर सकते हैं। ये द्रव चालित लिफ्ट है। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ दे रखा है A2 इज ग्रेटर देन A1 तो F2 इज ग्रेटर देन F1। इसी तरह से द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही सिस्टम होता है। देखा होगा तुमने, जैसे यहाँ कोई लीवर है, ब्रेक लगाने का लीवर है, ये लीवर एक पिस्टन M से जुड़ा है, सिलेंडर है M, इसमें लगा पिस्टन P है और ये पिस्टन जुड़ा है एक C कोष्ठक से, जो पहिए के अंदर जो हब होता है उसके अंदर कोष्ठक C है, इसमें भी असंपीड़ित द्रव भरा हुआ है। यहाँ भी दो पिस्टन लगे हैं P1 और P2। ये दोनों पिस्टन S1 और S2 ब्रेक शू से जुड़े हैं। जैसे ही लीवर पर बल लगाते हैं तो असंपीड़ित द्रव जो भरा है इसमें दाब आरोपित होता है। ये दाब बिना क्षय हुए पिस्टन P1 और P2 पर पड़ता है, जिससे ब्रेक शू बाहर की ओर गति करते हैं और पहिए के हब से चिपक जाते हैं तथा पहिया रुक जाता है। जैसे ही लीवर पर बल हटाते हैं वैसे ही P1 P2 पर दाब कम हो जाता है और ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो पुनः ब्रेक शू को पहिए के हब से अलग कर देता है तथा पहिया फ्री हो जाता है। इसी तरह से हमें मालूम है पास्कल के नियम में दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, तो यही पाइप अन्य पहियों के लिए जाता है और यही क्रिया अन्य पहियों पर भी एक साथ होती है। इस प्रकार हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत तेजी से कार्य करते हैं। ये यहाँ समझाया गया है। इस तरह से हमने आज तरल दाब के चैप्टर को पढ़ा। अब तरल दाब से संबंधित अंकित प्रश्न अगले टर्म पर समझाए जाएंगे। धन्यवाद।